बेशक ये तुम्हारी बहुत बड़ी कामयाबी है। महविश ने उसके पास आकर बाल बिगाड़ दिए। ये उसका हलूस भरा अंदाज था। तभी उसने कहा, काश यहाँ गुरलेन और रुनीत होती, उन्हें कितनी खुशी होती। उन्हें भी बताएं, उन्हें भी मालूम हो जाएगा। कल तक वो भारत पहुंच जाएंगी। इस वक्त जो वो जहाज भी होंगी। मैंने कहा तो वो समझ गई कि उन्हें तो चले जाना था। ओह, कल बता देंगे। महविश ने कहा, मुबारक हो फहीम, रब तुझे बहुत तरक्की दे। कल तुम्हारे आगाज में पार्टी होगी यहीं पर। मैंने कहा तो वो सब खुश हो गए। अभी वो सारे सॉफ्टवेयर को समझ रहे थे कि मैंने अरविंद की तवज्जो अपनी तरफ करते हुए कहा, यार जिन लोगों की मैंने तुम्हें लिस्ट दी थी वो सब, उनका ऑपरेशन मुख्तलिफ जगह पर हो रहा है। मैं इनके साथ हूँ। मुझे इतला मिल रही है, चाहे 6-7 बंदे ही हैं, लेकिन सब महान किस्म के हैं। आप फिक्र न करें, मैं सब संभाल लूंगा। उसने मुझे यकीन दिलाया तो मैं उनके पास से उठकर बेडरूम की तरफ चल दिया। मैंने इन सबसे सुबह बात करने का फैसला कर लिया। सुबह जब मैं बेदार हुआ तो मलजगा अंधेरा था। मैं फ्रेश होकर जब वापस बेड पर आया तो सोनी मेरे लिए चाय बनाकर ला चुकी थी। सोनी, अब मुझे डिस्टर्ब नहीं करना, मैं जरा बिजी हूँ। मैंने चाय की चुस्की लेकर कहा तो वो मेरी बात समझते हुए मुस्कुराकर चली गई। जब तक चाय की प्याली खत्म हुई उस वक्त तक मैं सबसे राब्ता कर चुका था। जुनेद ने रात खुर्शीद हाँ की काफी धुनाई की थी। सुबह से पहले वो सब मान गया था। तुम लोग क्या चाहते हो? उसने उलझते हुए कहा, क्या तुम्हें मालूम नहीं हम क्या चाहते हैं? तुम्हें राशिद ने नहीं बताया? मैंने सवाल किया। 2-3 दिन से उसके साथ राब्ता नहीं है। उसने बताया तो मैंने पूछा, वो नूरनगर बंदे तुमने भेजे थे ना? राशिद के कहने पर या तुम्हारी अपनी को दिलचस्पी थी? राशिद के कहने पर। वो वहां कुछ लोग मरवाना चाहता था। उसने जवाब दिया। क्यों? उसने पूछा। ये वही जानता है। मुझे उसने सिर्फ इतना ही कहा था कि ये बंदा हमारे नेटवर्क के लिए खतरनाक है। उसने साफ बता दिया। आप समझ गए हो हम तुमसे क्या चाहते हैं? उसने कहा तो वो रूहान सा होता हुआ बोला, मेरा इसमें कोई कसूर नहीं। मैं तो इस नेटवर्क का हिस्सा हूँ। मुझे वो सब करना पड़ता है। मुझे माफ कर दें। आप जो कहेंगे मैं वो करने को तैयार हूँ। वो नेटवर्क अब खत्म हो चुका है। तुम्हारे अकाउंट से जितना पैसा था वो निकाल लिया गया है। तुम्हें सिर्फ इतना कहा जा रहा है कि मुल्क दुश्मनी में अगर तुमने कोई ऐसा काम किया तो फिर बख्शे नहीं जाओगे, बल्कि कोई भी ऐसा काम हो तो इतला देनी है। जी मैं ऐसा ही करूंगा, बस मुझे माफ कर दें। उसने कहा तो मैंने जुनेद को उसे आजाद करने का कहा। मैं जानता था कि जुनेद उसे ऐसे नहीं छोड़ने वाला। वो उसे इस तरह वहां से भेजता कि उसे पता ही न चले कि वो कहाँ था। मैंने फर्दन सबसे यही बात की, उन्हें आजाद कर दिया। मैंने एक दफा सबको माफ कर दिया। इनमें से जो भी सांप फितरत वाला होगा उसे डंग जरूर मारना था। उसके लिए फिर माफी नहीं थी। उसी लम्हे मैंने राशिद गॉड फादर को फोन किया। इससे पहले कि वो कुछ कहता, मैं कुछ कहता, वो तेजी से बोला, मुझे ये समझ नहीं आ रही है कि जब मैं तुम्हें अपना सारा नेटवर्क दे रहा था तुमने नहीं लिया। अब इन्हें लूट रहे हो और नेटवर्क तबाह कर रहे हो। इससे तुम्हें क्या फायदा है मेरी जान? तुम लोग इंसानियत के लिए काम नहीं कर रहे हो। तुम लोगों का मकसद शैतानियत है जो मुझे कबूल नहीं। जो भी मेरे मुल्क के लिए गलत करेगा मैं उसे हरफे गलत की तरह मिटा दूंगा। जो कुछ तुम कर चुके हो ये आटे में नमक के बराबर भी नहीं है। तुम्हारे हुक्मरानों ने, सियासतदानों, मजहबी लीडरों, सोशल वर्करों ने तुम्हारे मुल्क को तमाशागाह बना दिया है। क्या करोगे? बहुत वक्त चाहिए और बहुत बड़ी कुव्वत। और तुम ऐसे भी नहीं हो कि बकौल तुम्हारे मेरे जैसे मोहरे को खत्म भी नहीं कर पाए। मैं ज्यादा से ज्यादा 2 हफ्ते बाद फिर नमोदार हो जाऊंगा। पूरी दुनिया तक रसाई है मेरी। उसका लहजा मुस्का हेज था। तो फिर तुम तक मेरी रसाई देखनी है? मैंने पूछा तो वो कहका लगाकर हंस दिया। अचानक उसका मुंह बंद हो गया। उसका कहकहा बंद हो गया। उसके मुंह से बेसाख्ता निकला, ये क्या है ड्योरा? तुम्हारी मौत, उसने कहा और फायर कर दिया। गॉड फादर के मुंह से भयानक आवाज निकली और उसके साथ ही गिर गया, क्योंकि फोन गिरने की आवाज आई थी। उसे कुछ लम्हों बाद ड्योरा ने कहा, यह खत्म हो चुका है। तुम आजाद हो, जहां चाहो जा सकती हो। यहां से निकलोगी तो सिर्फ मर्सिडीज में मेरी वही साथी बैठी होगी जिससे तुम मिली थी। वो तुम्हारी हर ख्वाहिश पूरी करेगी। मैंने उसे समझाया, ओके, मेरी उसके साथ डील हो चुकी है। मुझे पासपोर्ट मिल गया है, उसने कहा और फोन बंद कर दिया।
मैं तानी की सोच को दाद दिए बगैर नहीं रह सका। उसने किस खूबसूरती से राशिद को ड्योरा के हाथों से ही खत्म करा दिया। एक बड़ी डील और किसी भी दूसरे मुल्क में रहने का वादा ड्योरा के लिए इतना अहम नहीं था जितना उसने अपनी आजादी के लिए किया था। मैंने एक तवील सांस ली और फोन बंद कर दिया। मैं चंद मिनट बेड पर बैठा रहा, फिर उठकर खिड़की में आ गया। दोपहर हो चुकी थी, शाम होने में भी काफी वक्त पड़ा था। मेरा दिल किया मैं कहीं बाहर निकलूं। मैंने कार निकाली और मुसाफिर शाह के थड़े की जानिब चल पड़ा। थड़े पर दरख्तों के नीचे पानी का छिड़काव किया हुआ था। रंगीन पायों वाली चारपाइयां बिछी हुई थी, लेकिन वहां कोई नहीं था। मैंने कार रोकी और उतरकर कमरों के पीछे देखा तो अखाड़े में फरीद और दरवेश दोनों जोर कर रहे थे। उनके साथ दो और पहलवान भी जोर आजमाई कर रहे थे। उन्हें देखने को कुछ लोग वहां बैठे हुए था। वहां हासी रौनक लगी हुई थी। मुझे देखकर वो चंद लम्हों के लिए रुक गए। मैंने उन्हें अपना काम जारी रखने को कहा और वहां से पलटकर मुसाफिर शाह के थड़े पर चला गया। मैं उस वक्त वापस लौटा जब शाम हो रही थी और वो जोर आजमाई खत्म करके सरदाई रगड़ने लगे थे। उस वक्त मैं उनके पास चारपाई पर जा बैठा। पहलवान मट्टी के बड़े बड़े प्यालों में सरदाई पी रहे थे। एक प्याला मुझे दिया। मैंने सरदाई पीने के बाद उस दरवेश से फरीद के बारे में पूछा। सुनाओ, क्या हाल है उसका? अब ये फतह की राह पर आया है, समझ लो कि बर्तन को आग पर रख दिया है, अब इसने पुख्ता होना है। उसने रमजिया अंदाज में कहा तो मैंने हंसते हुए कहा, खुलकर कहो बाबा, असल बात क्या है? मैंने जानबूझकर उससे फरीद की हालत के बारे में पूछा। असल बात तो शौक है ना सरकार। इसका शौक इसे पहलवानी की तरफ ले तो आया, लेकिन ये इंतहाई कच्चा था। ये कुछ नहीं जानता था। इसे तो ये तक मालूम नहीं था कि इसके अंदर कितनी ताकत छुपी हुई है। इसने हिदमत करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। खैर, इसी से पूछो ये किन मरहलों से गुजरा है। उसे फरीद की तरफ इशारा करते हुए कहा तो मैंने फरीद की तरफ देखा तो वो मुस्कुरा दिया। फिर धीमे से लहजे में बोला, मुझे नहीं मालूम था कि पहलवानी इतनी मुश्किल होती है। मैं अकेला ही यहाँ अखाड़ा खोद लेता, जोर कर लेता और बस। फिर जब ये दरवेश यहाँ आए तो मुझे पता चला कि ये खुद भी अपने दौर के बड़े पहलवान रहे हैं। इनके यहाँ आते ही ये पहलवान यहाँ आ गए। 2 दिन ही मुझे पता चल गया कि मैं तो कुछ भी नहीं हूँ। इन्होंने मेरा बदन तोड़ कर रख दिया। मेरे अंदर ये सोच पैदा होगी कि मैं किस काम में आ पड़ा हूँ। मैं टूट गया था। मेरी हिम्मत ही जवाब दे गई थी। एक शाम में दिल बर्दाश्ता होकर अखाड़े से आया, लेकिन मेरा शौक मुझे इस राह से हटने नहीं दे रहा था। सारी रात में इसी कश्मकश में रहा। सुबह में फिर अखाड़े जा पहुंचा। तब उन्होंने मुझे दाव सिखाना शुरू कर दिए और अब मैं इन सब पहलवानों पर भारी हूँ। बड़े आराम से इन्हें ज़ेर कर लेता हूँ। शौक सबसे अहम शौक है। इसके शिकस्ता बदन ने इसके अंदर ये सोच पैदा की कि मैं किस काम में पड़ सकता हूँ। ये पस्ती की दलील है। ये गिरा तो इसके शौक नहीं, इसके अंदर बुलंदी पैदा कर दी। असल में पस्ती और बुलंदी से गुजर जाने के बाद ही मुकाम फतह नसीब होता है। जब तक कोई गिरता नहीं है उसे बुलंदी की समझ नहीं आती। शौक ही कमजोरी की दलील को उड़ाता है और तस्हीर के मुकाम पर फायज करता है। जिसने खुद उठने का राज पा लिया वही सारी कुव्वतों को जज़ब करने की सलाहियत रखता है। शिकस्ता होना, गिरना, उठना, अमल में आना, दाव सीखना, शहजोर बनना, तस्हीर करना, ये सब शौक ही के मराहल हैं। दरवेश ने बड़े सुकून से मुझे फरीद के बारे में सब बता दिया। मैं मुस्कुरा दिया। तभी मैंने उन सब की तरफ देखकर उन्हें वो बात समझाई जो बहुत जरूरी थी। जब बीज जमीन की तारीकी में चला जाता है तो तन्हाई में उसकी आंख बंद होती है। फिर वो उसे अपने सिवा किसी को नहीं देख सकता। कायनात ने उसकी आंख बंद कर ली और वो आंख उसने अपने आप पर खोल ली। वो अपने आप में गुम हो गया। उसे अपने आप का एहसास होता है। यानी हलवत में जाकर उसने खुद पर निगाह की। उस वक्त बीज को अपने बारे में पता चला कि उसके अंदर क्या कुछ पड़ा हुआ है, वो क्या है, उसकी हकीकत क्या है। जब वो खुद को समझता है तो उसके अंदर कुव्वत पैदा होती है। अब बीज के पास 2 ही कुव्वतें हैं, एक मट्टी, दूसरा नमी। दूसरे लफ्जों में उसे सोहबत और निगाह भी कह सकते हैं। जब खुद पर निगाह मरकूज हुई उसे अपनी सलाहियतों का अंदाजा हुआ। तब यही सलाहियतें उसके अंदर कुव्वत बेदार कर देती हैं, जिसकी वजह से वो खुद को चीर देता है, जमीन की तारीकी को भी फाड़ देता है
और हलवत से जलवत में आ जाता है। असल में जब उसने खुद पर आंख खोली थी उस वक्त एक तनावर शजर बनने का अमल इसमें शुरू हो गया था। जब तक उसकी खुद पर निगाह नहीं गई थी वो इस अमल में नहीं आया था। ये इसके अंदर की कुव्वत ही थी जो बेदार हुई थी। मोहब्बत के शरर से दिल सरापा नूर होता है, जरा से बीज से पैदा रियाज तूर होता है। ये जरा सा जरा एटम जब एटम बम की सूरत में पड़ता है तो उसके अंदर कितनी कुव्वत बेदार हो चुकी होती है। ये एनर्जी साबित करती है कि इसके फटने से कितनी कुव्वत पैदा होती है। जब उसने एटम को फाड़ा उसकी सलाहियतों और ताकतों का अंदाजा लगाया जा सकता है। वो इंसान जिसने इतना कुछ कर लिया और ना जाने उससे क्या कुछ ज़हूर होना है, वो अपनी जानब देख ही नहीं रहा। जिसने अपने अंदर देख लिया उसने कुव्वतों का मंबा सर कर लिया। तरीका यही है कि उसे हलवत में जाना पड़ेगा। इंसान एक जिस्म है जो मट्टी से बना है और उसका ताल्लुक कायनात से है। उसका वजूद मट्टी और कुल कायनात उसका वजूद है। इस कायनात में जो सोच और फिक्र जाहिर हो रही है वो इंसान ही की तो है कि किस तरह वो अपनी परवरदिगार की दी हुई नेमतों को तसर्रुफ में ला रहा है, कैसे कैसे तस्खीर कर रहा है। इंसान के इस वजूद में दिल पड़ा हुआ है जो तमाम कुव्वतों का मंबा है। इंसान के ज़ाहिरी जिस्म का ताल्लुक इस कायनात से है जहां से वो अपनी तमाम ज़रूरतें पूरी कर रहा है। वो अपनी ज़रूरत के तहत हर शय निकाल रहा है। वजूद ही ज़रूरत पूरी कर रहा है। वजूद की ज़रूरत पूरी हो रही है। एक इल्म उसके दिल में पड़ा है। उसका दिल जो है वही दीन है। इल्म दो ही हैं, एक इल्म दीन है और एक इल्म अब्दान। ये इंसान ही का ज़हूर है जो इस कायनात में तरक्की हो रही है। माल की कायनात ने तो इसे पूरा बना दिया है। तरक्की का मतलब इंसान की अपनी तरक्की। जो दिल है वो हमारी गैरत है, वही हमारा दीन है। अगर ये ना रहा तो फिर कुछ भी ना रहा, क्योंकि दिल में से जाकर जाहिर होने वाला ही मोमिन है। दीन और दुनिया, जाहिर और बातन एक निजाम में लाएंगे तो दिल के ताबे होगी अकल। अगर दिल के ताबे है तो वो यज़दानी, अगर नहीं तो निरी शैतानी। अब सवाल पैदा होता है कि दिल के साथ जुड़ा कैसे जाए। तो सीधी सी बात है कि कोई न कोई मियार लेना पड़ेगा, कोई सूरत लेना होगी जो दिल के भेद से वाकिफ है। जब सामने मोमिन होगा तो हकीकत खुल जाएगी। बातन का मतलब फकर है, असल में दिल का राज है गैरत वाला फकर। सामने फकर लेना होगा, कोई हदफ कोई निशाना तो लेना होगा। फिर तस्हीर का मुकाम खुद ब खुद हाथ में आ जाता है, क्योंकि दिल की सोच ही मोमिन से पैदा होती है। मोमिन ही महरम राज़े दिल है। सोच फिकर फकर से ही पैदा होती है। रात का अंधेरा फैल चुका था। पहलवानों ने खाना बनाया हुआ था। मैंने इनके साथ खाना खाया और फिर वापस हवेली की जानब चल पड़ा। मैं बहुत मसरूर था। मुसाफिर शाह के थड़े पर रौनक लग रही थी। नया पैराग्राफ। जसपाल सिंह को चंडीगढ़ पहुंचने में 3 दिन लग गए थे। सरदार सरजीत सिंह बंदयाल की दी हुई मालूमात और नेटवर्क के साथ राब्ता मुकम्मल कर लिया। भारतीय पंजाब के हर बड़े शहर में एक ऐसा बंदा मौजूद था जिसका पूरे इलाके में नेटवर्क था। इसमें हर शोबा जिंदगी से ताल्लुक रखने वाले लोग थे। फहीम और अरविंद सिंह के साथ मिलकर ऐसा मरबूत राब्ता बनाया था कि इन्हें जो काम भी करना था उससे हर बंदा बाखबर रहता। इस दौरान उसने गॉडफादर के इस पूरे नेटवर्क के बारे में भी जानकारी हासिल कर ली थी जो भारत में फैला हुआ था, मगर उसे दिलचस्पी भारतीय पंजाब से थी, इसलिए उसका काम जल्दी सिमट गया। उसके साथ वानीता कंवर थी। दोनों सेक्टर 19 में एक बंगलानुमा घर में जा पहुंचे जहां संदीप कंवर और नूतन कंवर पहले से मौजूद थी। रुनीत और गुरलैन अभी तक नहीं पहुंची थी। इन दिनों वो थाईलैंड में थी जहां से उन्हें भारत आना था। चंडीगढ़ में इंसानी हकूक की एक तंजीम मौजूद थी। ये सारा नेटवर्क उसके गिर्द घूमता था। चंडीगढ़ में ही मौजूद एक नौजवान रुकने असेंबली जगतार सिंह इस तंजीम को चला रहा था। ये तंजीम उस वक्त से कायम थी जब उसने सियासत में कदम भी नहीं रखा था। तलबा, सियासत और तंजीमों में उसने अपना आप मनवाया। पढ़ाई के बाद उसने किसी सियासी जमात को ज्वाइन नहीं किया, बल्कि इंसानी हकूक की तंजीम बना ली। बुनियादी तौर पर वो इंसानी हकूक की तंजीम ही थी, लेकिन उसकी तमाम तर कुव्वत हालसा तहरीक थी। वो हालसा हकूक के लिए जद्दोजहद कर रहे थे।
اس کے لیے جگتار سنگھ نے کئی بار بھارتی پنجاب کا دورہ کیا تھا۔ تقریباً 8 برس کی محنت کے بعد اسے سیاسی طور پر استحکام ملا اور وہ اسمبلی میں پہنچ گیا۔ اسے اس مقام تک لانے میں انتہائی خفیہ طور پر سردار سرجیت سنگھ بندیال نے ہی مدد دی تھی۔ جس وقت سردار سرجیت سنگھ بندیال نے جسپال سنگھ پر تمام ذمہ داری ڈال دی، تبھی اس نے ایک ایسے شخص کی ضرورت محسوس کی جو سامنے آ سکے۔ جب وہ رابطہ کاری پر کام کر رہا تھا، اس سلسلے میں اس کے سامنے سردار جگتار سنگھ ہی کا نام آیا۔ جسپال کا اس سے رابطہ ہو چکا تھا اور اس دوپہر اسی جگتار سنگھ سے ملاقات طے تھی۔ وہ چندی گڑھ سیکٹر 34 میں 5 منزلہ بلڈنگ تھی، جس کی 5ویں منزل پر جگتار سنگھ اس کا انتظار کر رہا تھا۔ جسپال جیسے ہی لفٹ سے نکلا، اسے راہداری سنسان دکھائی دی۔ وہ مطلوبہ دروازے پر پہنچا ہی تھا اور ابھی دستک نہیں دی تھی کہ دروازہ کھل گیا۔ وہ سمجھ گیا کہ اس عمارت میں خصوصی آلات لگے ہوئے ہیں، ظاہر ہے جو تحفظی کی خاطر ہو سکتے ہیں۔ اس کے سامنے ایک روایتی سکھ نوجوان کھڑا تھا جس نے سنہری فریم والی اینک لگائی ہوئی تھی، میرون رنگ کی پگڑی اور سیاہ سوٹ پہنا ہوا تھا۔ اس نے ہاتھ جوڑ کر مسکراتے ہوئے کہا، ست سری اکال جسپال سنگھ جی، میں جگتار سنگھ۔ ست سری اکال، جسپال نے دھیمے سے لہجے میں کہا، آئیے۔ اسے اندر آنے کا اشارہ کیا تو جسپال آگے بڑھ گیا۔ وہ اسے اندر کمرے میں لے گیا۔ وہ کافی کشادہ فلیٹ تھا۔ وہ کمرے میں سامنے پڑے ہوئے ایک صوفے پر جا بیٹھا تو جگتار سنگھ بھی اس کے پاس ہی بیٹھ گیا۔ چند لمحے خاموشی کے بعد جگتار ہی نے کہا، سردار سرجیت سنگھ بندیال جی کا بہت شکریہ کہ انہوں نے اس تنظیم میں ایک نئی روح پھونک دی۔ میں جانتا ہوں کہ میں صرف دکھاوے کے لیے سامنے ہوں گا، اصل کام تو آپ نے کرنا ہے۔ آپ جو بھی میرے ذمہ لگائیں گے میں حاضر ہوں گا۔ جگتار سنگھ جی، آپ یہ ذہن میں بات بٹھا لیں کہ ہم میں نہ کوئی چھوٹا ہے نہ بڑا۔ یہ گرو مہاراج جانتے ہیں کہ کون سکھی کے ساتھ کتنا مخلص ہے۔ میں نے نہ آپ کے لیے کچھ کرنا ہے نہ آپ نے میرے لیے، اس لیے کسی کا کسی پر کوئی احسان نہیں ہے۔ کوئی بھی تحریک لہو مانگتی ہے اور سکھ ہمیشہ لہو دینے کو بیتاب ہوتا ہے۔ کسی نے کہا کون سا کام آتا ہے، کس نے کہا کون کون سا کام کرنا ہے، اصل بات یہی ہے۔ جسپال نے بڑے تحمل سے کہا، میں اصل میں کہنا یہی چاہ رہا تھا کہ جو آپ فیصلہ کر کے مجھے بتائیں گے میں پوری تندہی سے کروں گا۔ جگتار نے پھر سے یقین دہانی کرا دی، چلو کام ہی کی بات کرتے ہیں۔ جسپال نے کہا تو جگتار ہمتن گوش ہو کر بولا، جی ضرور۔ تم جانتے ہو کہ ساکا 84 کے بعد اور اندرا گاندھی قتل کے بعد سکھ نوجوانوں کو بے دردی سے قتل کیا گیا؟ جسپال نے کہتے ہوئے اس کی آنکھوں میں دیکھا جہاں اسے درد محسوس ہوا۔ ہاں، فوج اور ہندو گماشتے راتوں کو گاؤں میں داخل ہو جاتے اور چن چن کر نوجوانوں کو نکالتے اور انہیں گولیوں سے مار دیتے۔ جگتار نے نفرت سے کہا۔ اسی تناظر میں سکھ نوجوانوں کی ایک بہت بڑی تعداد دوسرے ملکوں کی طرف بھاگ گئی، جہاں ان کی ایک عمر گزر گئی، ان کی نئی نسل جوان ہو گئی۔ جیسے جیسے وقت گزرا ان کے اندر اپنی تذلیل، سکھ قوم کا قتل اور جلاوطنی کا انتقام بھی بڑھتا گیا۔ اب وہ لوگ واپس نہیں آ سکتے۔ ان کی نسل نے وہ ظلم نہیں دیکھا، لیکن وہ بھارت میں موجود سکھوں سے یہ امید ضرور کر رہے ہیں کہ وہ سکھی کے لیے وہ سب کچھ کریں جو کرنا چاہتے ہیں۔ اس کے لیے انہوں نے دولت کا رخ اس طرف کر دیا ہے، مگر افسوس کہ ایک سکھ تنظیمیں اس دولت کا ناجائز استعمال کر رہی ہیں۔ ہمارا سب سے پہلا کام یہی ہے کہ ایسی تنظیموں کو تلاش کیا جائے اور انہیں ختم کیا جائے۔ جسپال نے اسے سمجھایا، جی میں نے بھی محسوس کیا ہے، آج سے یہ کام شروع سمجھے۔ جگتار سنگھ نے کہا، دوسری بات یہ ہے کہ سکھی پنجاب سے جڑی ہوئی ہے۔ پنجاب کی ثقافت کو کسی دوسرے رنگ میں پیش کیا جا رہا ہے، یوں جیسے سکھ صرف گانے بجانے والے لوگ ہی ہیں۔ ایک فلم پروڈکشن بنانی ہوگی جو پنجاب کو اس کا اصل رنگ دے کر پیش کرے۔ جسپال نے سنجیدگی سے کہا تو وہ بہت پرجوش لہجے میں بولا، بہت عرصے سے میرے ذہن میں یہی خیال تھا۔ میں تو اس حد تک سوچ رہا ہوں کہ صرف فلم ہی نہ بنائی جائے، اس کا اصل کام وہ ڈاکومنٹریز ہوں جس میں ایک طرف سکھوں کو ابارا جائے تو دوسری طرف ان پر ہونے والے ظلم دکھائے جائیں۔ یہ فیصلہ کرنا تمہارا کام ہے۔ یہ کہہ کر جسپال چند لمحوں کے لیے خاموش ہوا، پھر بولا، تیسرا کام یہ کہ وہ لوگ جو سکھ تو ہیں لیکن غدار ہیں، وہ زندہ نہیں رہنے چاہیے۔ ہاں، میں کئی ایک ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جو سکھی کو بہت نقصان پہنچا رہے ہیں۔ اسے تیزی سے کہا، مثلاً
जसपाल ने कहा, मसलन बटाला में एक एडवोकेट है, मंदर सिंह। उसने पूरे इलाके को इस तरह काबू किया हुआ है कि कोई उसकी मर्जी के खिलाफ कुछ नहीं कर सकता है। ये सिर्फ सियासी तौर पर मुस्तहकम होने और पूरे इलाके को अपने काबू में रखने के लिए वो राग के साथ मिला हुआ है। मुमकिन है उसने अपना नेटवर्क भी बना लिया हो कि मजीद फैले। जगतार ने बताया तो जसपाल खामोश हो गया, फिर उठते हुए बोला, अब मैं चलता हूँ, चंद दिनों में कोई सकाफती प्रोग्राम रखो। जी ठीक है, उसने कहा और उठ गया। वो जसपाल को लिफ्ट तक छोड़ने आया। वो वापस अपने ठिकाने पर पहुंचा और सबसे पहले उसने बटाला में मौजूद बंदे को उस एडवोकेट के बारे में पूछा तो उसके बारे में उसे पूरी मालूमात थी, जो उसने उसी वक्त बता दी। मंदर सिंह एडवोकेट शहर का मशहूर वकील था। वो लोग तहसीम हिंद से भी पहले वहां के आबाद थे। उनका खानदान काफी असर रसूख वाला था। वो भंडारी गेट के करीब एक हवेली में रहता था जो उनकी आबाई हवेली थी। मंदर सिंह से पहले वो लोग सियासत में दिलचस्पी नहीं लेते थे, मगर मंदर सिंह ने दिलचस्पी ली और अपना आप मनवा लिया। दरअसल वो कॉलेज में गुंडागर्दी करता रहा था। वो अपने खानदान का बिगड़ा हुआ लड़का था। उसकी सरशस्त में शामिल था कि ताकत के बलबूते पर लोगों को दबा कर रखे और उन पर हुकूमत करे। वो मुकामी सतह पर इसलिए भी कामयाब था कि राह उसे अच्छी तरह सपोर्ट करती थी। वो सिख था, लेकिन उसका दरअसल कोई मजहब नहीं था। उसका मजहब फकत दौलत था। उसे मुकामी सिखों के बारे में राह को पूरी जानकारी देने से सिख वहां कभी नहीं उठ सके थे। लिहाजा उसका पत्ता साफ करना बहुत जरूरी था। जसपाल ने इस मकसद के लिए एक टीम बनाई हुई थी जो फकत ऐसे ही काम करते थे। ये उनका पहला इम्तिहान था। वो लोग मुख्तलिफ शहरों में रहते थे। उन्हें फौरी तौर पर सुबह तक बटाला में गुरुद्वारा कंद साहब पहुंच जाने का कह दिया। मुकामी तौर पर इसकी रेकी पर चंद लोगों को लगा दिया। रात के तक दोनों अतराफ से खबरें पहुंचती रहीं। वो लोग भी जो कंद साहब पहुंच रहे थे और वो भी जो मंदिर साहब के मालूमात मंदर सिंह के मामूलात क्या हैं। बटाला शहर में कुंद साहब वो गुरुद्वारा है जहां गुरु नानक महाराज शादी करने के लिए बारात के साथ गए। वो एक कुंद यानी दीवार के साथ बैठ गए जो कच्ची थी और किसी भी वक्त गिर सकती थी। एक बूढ़ी औरत ने गुरु नानक महाराज को बताया भी कि यहाँ मत बैठो, ये दीवार किसी भी वक्त गिर सकती है। नानक देव महाराज ने जवाब दिया कि नहीं, ये नहीं गिरेगी, क्योंकि ये हमारी शादी की गवाह है। फिर ऐसा हुआ कि वो दीवार नहीं गिरी। यहाँ तक कि बहुत अरसा गुजर गया। उसकी याद में गुरुद्वारा बनाया गया जहाँ हर साल मेला लगता है और वो लोग वहां पहुंच गए जिन्होंने मंदर सिंह का शिकार करना था। रात के आखिरी पहर जब गुरुद्वारा से ज्ञानी बोलने लगा, लोगों को उठ जाने की तलकीन करने लगा। ऐसे में वो दोनों गुरुद्वारे से बाहर निकल आए। उन्होंने चादर ली हुई थी और काफी हद तक मुंह भी ढांप लिया हुआ था। उनका रुख भंडारी गेट की उस हवेली की जानिब था जहां मंदर सिंह रहता था। वो हवेली पुरानी तर्ज की थी और एक छोटी गली में थी। वही बड़ा सारा गेट और 2 मंजिला हवेली जिसका तर्ज तमीर तो पुराना था, लेकिन इस पर स्याह रंगो और देखभाल की वजह से काफी बेहतर हालत में थी। गली में हल्की हल्की रोशनी थी। वो दोनों एक मोटरसाइकिल पर गली की नुक्कड़ पर आन रुके। उन्होंने मोटरसाइकिल एक तरफ लगा दिया और आगे पीछे चलते हुए उस हवेली के पास जा पहुंचे जिसके आगे एक मदकूक सा बल्ब रोशन था। उसमें से एक ने चलते हुए एक पत्थर उस बल्ब पर मारा तो बल्ब टूट गया। रोशनी बहुत हद तक खत्म होगी। दूर लगे एक बल्ब की हल्की सी रोशनी आने लगी। गेट काफी मजबूत था, लेकिन उन्होंने इसकी तरफ तवज्जो नहीं दी, बल्कि अलमारियों, दरीचों और उनके बने हुए डिजाइनों पर अपने नक्श कदम दबाते हुए, अपने कदम जमाते हुए दीवार पर चढ़ने लगे। ये एक खास तरह की तरबियत होती है जिसकी मदद से बड़ी बड़ी बिल्डिंगों पर चढ़ा जा सकता है। तकरीबन 1 मिनट में वो छत पर बनी हुई 4 दीवारी तक पहुंच गए। अगले ही लम्हे वो छत पर थे। वहां काफी अंधेरा था। गुरुद्वारे के लाउड स्पीकर से आवाज आ रही थी और वो इस दरवाजे की जानिब बढ़े जहां से सीढ़ियां नीचे की तरफ जा रही थी। वो पहली बार उस हवेली में नहीं, उस शहर में आए थे। उन्हें सिर्फ बताया गया था कि मंदर सिंह का कमरा कहाँ हो सकता है। वो सीढ़ियां पहली मंजिल की छत पर उतरी। वहां कोई नहीं था।
दरवाजे पर बड़ा सारा ताला लगा हुआ था। इसी तरह दूसरे कमरे थे, लेकिन एक कमरे में हल्की हल्की रोशनी थी। वो दबे पांव उसकी जानिब बढ़े। एक कमरे में एक बूढ़ा सा शख्स पड़ा हुआ था। उसकी आंखें छत पर लगी हुई थी। यूं लग रहा था जैसे कि ये मर गया है या बस मरने ही वाला है। वो चंद लम्हे उसे देखते रहे, फिर तेजी से नीचे की तरफ चले गए। सीढ़ियां खुले सहन में उतरी, जिसके 3 तरफ कमरे बने हुए थे। उन्हें बताया गया था कि सामने के दरवाजों में से जो दाएं जानिब वाला है, उसके अंदर जाकर मंदर सिंह का कमरा था। वो दबे पांव अंदर चले गए। हर कमरे में कोई न कोई सो रहा था। मंदर सिंह की तस्वीर उन्होंने देख ली थी। उसमें खास बात यह थी कि उसकी मूंछें नुकीली और ऊपर को उठी हुई थी। बेड पर लेटा हुआ वही था। हल्की रोशनी में वो साफ दिखाई दे रहा था। दोनों दबे पांव उसके सरहाने जा खड़े हुए। उसने उसके मुंह पर हाथ रखा ही था कि वो जाग गया। उसने सूरत हाल समझी तो हड़बड़ा गया। तभी एक ने उसके कान में होले से कहा, चुपचाप तिजोरी की चाबियां दे दो। तावन करोगे तो कुछ नहीं कहेंगे, वरना। ये कहकर वो खामोश हुआ तो दूसरे ने एक लंबी कृपान उसकी गर्दन पर रख दी। दहशत से उसकी आंखें उबल कर बाहर आ गई। उसे साइड टेबल की तरफ इशारा किया। दूसरे ने दराज खोली। इसमें चाबियों का गुच्छा पड़ा हुआ था। तिजोरी वाली चाबी निकालो, दूसरे ने बड़े सुकून से कहा। तो वो चाबी तलाश करने लगा। उसने एक चाबी निकाली और गुच्छा उनके हवाले कर दिया। पहले ने कृपान उसकी गर्दन पर रखी और दूसरे ने तिजोरी खोली। उसके हाथ में जितना माल आया उसने लिया और एक थैली में डाल लिया। तेरी बीवी कहाँ है? पहले ने पूछा। उसे बाहर की जानिब इशारा किया तो पहला ही बोला, चलो फिर हमें बाहर तक छोड़ा। उस वक्त तक नहीं मारेंगे जब तक तुम। लफ्ज उसके मुंह में ही थे कि उसकी बीवी अंदर आ गई। पहले तो उसे पता ही ना चला कि अंदर 2 लोग भी हैं। इससे पहले कि वो चीख मारती, दूसरा बिजली की तेजी के साथ उसकी बीवी पर जा पड़ा और उसकी गर्दन दबोच कर कहा, खामोश, आवाज नहीं निकालनी, चलो दोनों बाहर। पहले ने कहा तो वो उठ गया। वो चारों बड़ी खामोशी से हवेली का गेट पर आए। उन्होंने गेट का ताला खोला। तभी पहले ने कृपान से एक जोरदार वार किया और मंदर सिंह की गर्दन उतर गई। उसकी बीवी के मुंह से चीख निकली। जब तक दूसरे ने उसका सर जोर से गेट पे मारा, वो बेहोश होकर गिर पड़ी। उन्होंने बाहर गली में झांका, कोई नहीं था। वो तेजी से निकले और मोटरसाइकिल तक जा पहुंचे। उन्होंने वो थैली उठाई और वहां से निकलते चले गए। उनका रुख शहर से बाहर जाने वाले रास्ते पर था। जसपाल को रिपोर्ट मिल गई थी कि काम हो गया है। वो दोनों अभी तक बटाला के मजाफात में मौजूद एक गांव में थे। वहां उनके रिश्तेदार रहते थे। उनका इरादा था कि वो 2 दिन बाद वहां से निकल जाएंगे। जिसके पास वो ठहरे थे वो भी हालसा का सरगर्म रुकन था। वो दोनों सो गए थे, लेकिन टीवी चीख रहा था। उस पर यही बात सबसे अहम बताई जा रही थी कि मंदर सिंह की बीवी के मुताबिक वो दोनों डकैत सिख थे। उनका मकसद डकैती नहीं था। कृपान से कत्ल करने का मतलब ये बता देना था कि वो शिद्दत पसंद सिख हैं। उनका कोई दूसरा मकसद था। जसपाल मुस्कुरा दिया। उसका पैगाम रात तक पहुंच चुका था। नया पैराग्राफ। वो बड़ी रोशन सुबह थी। मैं हवेली से निकला और मुसाफिर शाह के थड़े पर आ गया। उस दिन मुझे अरविंद ने फरमाइश की कि वो भी वहां जाना चाहता है। मैंने फहीम और महविश को भी साथ लिया और मुसाफिर शाह के थड़े पर जा निकले। बड़े दिनों के बाद वो खुली फिजा में सांस ले रहे थे। मैं दरख्तों की छांव में चारपाई पर जा बैठा तो वो तीनों इधर उधर सैर करने के लिए निकल पड़े। दरवेश और फरीद उनकी ज़ियाफत के एहतमाम में लग गए और वो चारपाई पर लेट गया। गॉडफादर के खत्म हो जाने के बाद अगरचे एक बाब खत्म हो गया था, लेकिन अभी भी उसका फैला हुआ गंध वैसा ही मौजूद था। उसने अपने इर्द गिर्द जो लोगों का हिसार बनाया हुआ था वो इस वक्त मेरे कब्जे में था। जब तक वो खत्म न होते उस वक्त तक ये बाब बंद होने वाला नहीं था। वो सब जुनेद के पास सेफ हाउस में थे। उसने इन तीनों बंदों में से उनके सारे अकाउंट खाली कर लिए थे। अब उनके रखने का कोई जवाब बाकी नहीं था। यही बात कहने के लिए मैंने जुनेद को फोन किया। वो वहीं सेफ हाउस में ही था। इसके साथ ही ये पार्ट अपने इख्तिताम को पहुंचा।